दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसके बारे में बहुत से लोग जानते हैं, मगर शायद ही किसी ने वो देखा जो पर्दे के पीछे छुपा है। ये फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी और इसके रिलीज होने के बाद इसकी कामयाबी को देख के इन लोगों ने इस फिल्म को एक फ्रेंचाइज में बदल दिया। अब इस फ्रेंचाइज में और बहुत सी फिल्में हैं, बहुत मशहूर फिल्में जैसे कि द कॉन्जरिंग, एनाबेल, द नन, और मैं वो सारी फिल्में इस चैनल पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो शायद आपने पहली बार में मिस कर दी हो। तो चलते हैं इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत भी बाकी हॉरर मूवीज की तरह थी। खामोश रात जहाँ पर एक बच्चा सो रहा है, मगर उसके करीब एक बहुत खौफनाक साया खड़ा नजर आ रहा है जिसे देखकर कोई भी डर जाए। फिल्म के स्टार्ट में हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है लैम्बर्ट फैमिली से, जिसमें 5 लोग हैं। जॉश, उसकी बीवी रेने, उनके 2 बेटे डाल्टन, फॉस्टर और उनकी छोटी बेटी कायली। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, नया घर, नई शुरुआत, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये सब कुछ बहुत जल्द बदलने वाला है। एक दिन डाल्टन खेलता हुआ ऊपर एटिक में कुछ देखने गया। इस सब में वो सीढ़ी से गिर गया और उसके सर पर चोट आ गई। उसके पेरेंट्स को लगा कि बच्चे शरारत करते हैं, चोटें लगती हैं, मगर वो ये नहीं जानते थे ये हुआ नहीं था बल्कि किया गया था। अगली सुबह रेने ब्रेकफास्ट बना रही थी। फॉस्टर स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन डाल्टन अभी तक सो रहा था। जॉश उसको जगाने के लिए उसके कमरे में गया, मगर बार बार आवाज देने पर भी डाल्टन नहीं उठा। जॉश ने उसको हिलाकर जगाने की भी कोशिश की, मगर वो बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिला। ये देखकर जॉश घबरा गया और वो लोग डाल्टन को लेकर सीधा हॉस्पिटल चले गए। वहाँ डाल्टन के सारे टेस्ट किए गए और सारे टेस्ट नॉर्मल थे, मगर अब डाल्टन कोमा में जा चुका था। डॉक्टरों के पास इसका कोई जवाब नहीं कि डाल्टन के साथ क्या हो रहा है। अब इस पॉइंट से फैमिली की जिंदगी बदलने लगी थी। 3 महीने गुजर गए, डाल्टन अभी भी कोमा में था। अब इस पॉइंट से आगे फिल्म में पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू होती है। एक दिन जब रेने ऊपर बेबी मॉनिटर के पास थी, अचानक एक अजीब सी आवाज सुनी। पहले उसे लगा कि शायद सिग्नल का कोई प्रॉब्लम है, लेकिन फिर वो आवाज साफ और बिल्कुल क्लियरली सुनी गई कि जिसमें कोई बोल रहा था, तुम कुछ नहीं कर सकते। रेने बहुत डर गई और वो भागकर खाली के रूम में आती है, मगर वहां कोई नहीं था। उस रात से घर के हर कोने में कोई ना कोई चीज ऐसी होती जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। वो नॉर्मल नहीं, पैरानॉर्मल थी। एक रात जब रेने फॉस्टर को सुला रही थी तो उसने देखा कि फॉस्टर बहुत डरा हुआ था। रेने ने पूछा कि क्या बात है। फॉस्टर ने बताया कि उसे डाल्टन से डर लगता है, क्योंकि रात में डाल्टन का जिस्म तो बेड पर होता है, लेकिन उसकी रूह पूरे घर में घूमती रहती है। रेने को लगा कि ये फॉस्टर का वहम है, अभी वो बच्चा है, अपने भाई को मिस करता है, लेकिन इस सब के दौरान उसे डाल्टन के कमरे से किसी के चलने की आवाज आई। वो डर के मारे जॉश के पास गई और उसे सब बताया। जॉश अभी तक ये सब सुन ही रहा था कि अचानक उनके दरवाजे पर बहुत जोर से नॉक हुआ। जॉश ने दरवाजा खोलकर इधर उधर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। सब कुछ इतना अजीब और डरावना था कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। जॉश अब बहुत परेशान रहने लगा था और वो अपने काम पर भी ज्यादा टाइम स्पेंड करता था और घर में कम टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता था। यहाँ जहाँ आप देख सकते हैं कि वो अपनी क्लासरूम में बैठा है, यहाँ पर एक कमाल की चीज है जो बहुत से लोगों ने मिस कर दी है। जॉश के पीछे जो ब्लैक बोर्ड नजर आ रहा है, उस पर अगर आप गौर करें तो डायरेक्टर का नाम जेम्स वॉन और फिल्म के बाकी क्रू मेंबर्स के नाम लिखे हैं और उसके आगे लिखा है डिटेंशन, जैसे कि उनको कोई सजा दी गई हो। इस तरह की छोटी छोटी और बहुत सी चीजें इस मूवी में है, अगर आप गौर करें तो आपको नजर आएंगी। अगले दिन जॉश अपने काम से घर थोड़ा लेट पहुंचा तो रेने पहले ही बाहर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। घर पहुंचते ही रेने उसको सब कुछ बताया। उसने बताया कि उसने एक अजीब सा साया देखा और उस साये ने उस पर हमला करने की भी कोशिश की। रेने ने यहाँ पर जॉश से जिद करनी शुरू की कि इस घर को फौरन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ रहे तो कुछ बहुत खराब हो सकता है। और आखिरकार जॉश ने उसकी बात मान ली और नए घर में शिफ्ट हो गए। रेने को लगने लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब ये नया घर है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि जो ताकत उनके पीछे है वो उनका पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं। नए घर में शिफ्ट होने के बाद एक दिन जब रेने अपने घर में कुछ काम कर रही थी, अच्छे मूड में थी, म्यूजिक ऑन किया और वो कुछ फेंकने के लिए घर से बाहर जाती है। जैसे ही वो घर से बाहर आई, म्यूजिक अपने आप बदल गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो घर के अंदर एक बच्चा नजर आया जो उस गाने पर डांस कर रहा था। रेने उसके पीछे भागी, मगर वो बच्चा
आगे जाकर गायब हो गया। ऐसा लगता था वो शैतानी ताकत उस बच्चे के रूप में रेने के साथ खेल खेल रही है, लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। जब जॉश घर आया तो रेने ने उसको बताया कि वो खौफनाक साया उनका पीछा करते हुए इस नए घर तक पहुंच चुका है। उसी रात जॉश की माँ जॉश को ये बता रही थी कि ये सब बचपन में उसके साथ भी हुआ था। जब वो ये सब बता रही थी तो उसी वक्त उसने उस शैतान को जॉश के पीछे खड़ा देखा। अब डॉल्टन के कमरे से एक आवाज आती है और सब लोग भागकर उसके कमरे की तरफ जाते हैं। कमरा अंदर से तहस नहस हो चुका था। ये सब होने के बाद लॉरीन ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम को बुलाया। इस टीम में 2 लड़के थे, स्पेक, टकर। ये लोग अपनी डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स लेकर घर में इन्वेस्टिगेशन में लग गए। स्पेक जब अपने स्पेशल कैमरे से तस्वीरें ले रहा था तभी उसने डॉल्टन के कमरे के बाहर 2 अजीब लड़कियों को देखा, खौफनाक चेहरे जो उसकी तरफ देखकर हंस रही थी। ये देखकर उन्होंने फौरन अपनी हेड या जो लेडी उनके साथ काम करती थी एलिस को बुलाया। एलिस जॉश को पहले से जानती थी मगर जॉश उसे नहीं जानता था, जॉश उसे पहचान नहीं सकता था। अब आपने ये बात याद रखनी है कि एलिस जॉश को जानती थी, क्योंकि ये चीज़ नेक्स्ट स्टोरी में आपको बहुत काम आएगी। बट फॉर नाउ जस्ट ये समझ लें कि एलिस जॉश को पहले से जानती है। एलिस जब डॉल्टन के कमरे में गई तो उसने वो देखा जिसका सबको डर था। उसने स्पेक से उसका स्केच बनाने को कहा। जब स्पेक ने उसकी तस्वीर बनाई तो वो लोग देख सकते थे कि वो वही रेड फेस डेविल निकला, वो लाल चेहरे वाला शैतान जो उनके पीछे था। एलिस ने उन्हें बताया कि ये खौफनाक साया घर पर नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे पर है। एलिस ने उन्हें समझाया कि डॉल्टन कौमे में नहीं है बल्कि उसका जिस्म एक खाली बोतल की तरह बन चुका है जिसमें से रूह निकलकर कहीं और चली गई है। उसकी रूह जहां पहुंच चुकी है वो एक दूसरी दुनिया है जिसका नाम है द फर्दर। ये नाम उन्होंने इस फिल्म में उसे दिया गया क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहां बुरी रूहें रहती हैं जिनका शौक है कि वो दोबारा इंसानों के जिस्म में जा सके और एक नई जिंदगी शुरू कर सके। जॉश इन सब बातों में यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि ये सब फ्रॉड है, जो जानते हैं कि उनके ऊपर इस वक्त बुरे हालात हैं और वो उनसे पैसा कमाना चाहते हैं। वो उन लोगों को अपने घर से निकाल देता है, लेकिन जब वो डॉल्टन के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि डॉल्टन ने जो तस्वीरें, जो ड्राइंग्स बनाई थी उसमें वो रेड फेस डेविल साफ नजर आ रहा है। ये देखकर जॉश समझ गया कि डॉल्टन सच में रातों में अपने जिस्म से निकल के उस दूसरी दुनिया में जाता था। जॉश ने एलिस को वापस बुलाया और अब शुरू हुआ वो सब जो कि इस फिल्म में सबसे ज्यादा खौफनाक हिस्से में शामिल होता है। इस सीन में वो लोग वो कर रहे थे जो कि अक्सर फिल्मों में देखा जाता है कि लोग रूहों से, आत्माओं से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। ये करते हुए इन्होंने उनको थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से दिखाया कि जैसे एलिस ने एक मास्क पहना, एक हेडफोन पहना जिससे वो डॉल्टन की रूह से बात कर सकती थी। इस सारी बात को समझने, लिखने के लिए उसने स्पेक को अपने साथ बिठाया और वो सब कुछ लिख रहा था जो एलिस डॉल्टन से बात करती थी और वो साथ साथ लिखता जाता था। अब एलिस ने डॉल्टन की रूह से बात करना शुरू की। डॉल्टन की रूह ने बताया कि जहां वो है वहां सिर्फ अंधेरा है, वो ज्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि वो शैतान उसे सुन रहा है। एलिस ने जैसे ही उससे पूछा कि वो कौन है तो शैतान उस कमरे में आ गया और उसने उन पर हमला कर दिया। इस सब में जब शैतान ने उन पर हमला किया था वो खुद नहीं आया था, वो डॉल्टन की बॉडी के थ्रू ये सब कर रहा था। एलिस ने डॉल्टन की बॉडी को पकड़ा और उस पर वही सब किया जिस तरह एक्सोर्सिज्म में किया जाता है कि उस शैतान को उसकी जिस्म से बाहर निकल दिया। जब ये सब हो रहा था उसी दौरान कुछ और भी चीजें उस शैतान के साथ साथ उस घर में दाखिल हुई। वो इंसान जिसको इस फिल्म में बहुत बार देखा गया है, एक ऐसा साया जो उनके घर में घूमता था जैसे कि वो शैतान के साथ ही था, उसने भी आकर उस फैमिली पर हमला किया, मगर जैसे ही उन्होंने शैतान को निकाला वो भी वहां से चला गया। अब वक्त आ चुका था एक खौफनाक फैसला लेने का। एलिस ने बताया कि डॉल्टन की रूह को वापस लाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका बचा है, वो ये कि जॉश खुद अपने जिस्म से निकलकर उस अंधेरी दुनिया में जाए और वहां जाकर डॉल्टन को वापस लाए। शुरुआत में जॉश बहुत घबरा रहा था, उसको ये नहीं लगता था कि वो ये कर सकता है, मगर जब एलिस ने उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश की तो पहले तो वो उठकर खड़ा हो गया और उसे लगा कि ये नहीं काम कर रहा, मगर जब उसने पलटकर पीछे देखा तो उसे नजर आया कि उसका जिस्म सोफे पर पड़ा है। तो इसका मतलब ये था कि वो वाकई ही अपने जिस्म से निकल आया था। जॉश अंधेरे में भटकता हुआ अपने पुराने घर की तरफ चला गया। वहां माहौल बहुत ज्यादा डरावना और बड़ा खतरनाक लग रहा था। इस फिल्म को अगर आप घर में एक बड़ी स्क्रीन पर देख रहे हो तो वाकई
ही डर लगना शुरू हो जाता है। उसे वहाँ अजीब से घर नजर आए, अजीब अजीब से लोग। वो जब एक घर में जाता है तो वहाँ पर एक फैमिली बैठी थी जो लगता था कि जैसे पत्थर की बनी हो, हिल नहीं रहे, बात नहीं कर रहे और पीछे एक बहुत एरी सा म्यूजिक चल रहा था। उसे यूं लगा कि उस जगह पर वक्त रुक गया है। आखिरकार जॉश उस दरवाजे तक पहुंच गया जो डॉल्टन ने अपनी ड्राइंग में बनाया था। अंदर जाते ही उसका सामना उस रेड फेस डेविल से हुआ। उस शैतान ने डॉल्टन को चेनों के साथ बांध कर रखा था और उस पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। जॉश ने हिम्मत दिखाई, डॉल्टन को आजाद किया और उस शैतान से झगड़ा भी किया। वो शैतान बहुत ज्यादा ताकतवर था मगर जॉश ने किसी तरह उसे पीछे हटाया और डॉल्टन को वहां से लेकर भाग निकला। जॉश और डॉल्टन जैसे ही वहां से भागकर अपनी बॉडीज के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही बहुत सी बुरी रूहें मौजूद थी। जॉश ने अपनी बॉडी में वापस जाने के लिए उन रूहों से मुकाबला भी किया और उन सब रूहों के साथ एक और रूह भी थी जिसे इस फिल्म में कहा गया है ब्राइड इन ब्लैक, जैसे कि एक काले लिबास वाली दुल्हन। अब आपने इस कैरेक्टर को याद रखना है, ये कैरेक्टर आगे जाकर बहुत ज्यादा डिस्कस होने वाला है। इस सब लड़ाई के बाद किसी ना किसी तरह करते जॉश और डॉल्टन दोनों अपनी बॉडी में वापस एंटर कर गए। फैमिलीज खुश थी कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन कहानी अब यहाँ से एक नया ट्विस्ट लेने वाली थी। जब जॉश और एलिस अकेले थे, एलिस ने अचानक जॉश की एक तस्वीर ले ली। जॉश इतना गुस्से में आ गया कि उसने एलिस का गला घोंटकर उसे मार दिया। जब रेने वहां पहुंची तो उसने देखा कि एलिस ने जो फोटो खींची थी जॉश की, उस फोटो में जॉश नहीं बल्कि ब्राइड इन ब्लैक थी। इसका मतलब ये था कि जॉश वहां से वापस आया ही नहीं। उसके जिस्म में जो रूह दाखिल हुई वो जॉश की नहीं, उस ब्राइड इन ब्लैक की थी। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि आगे क्या होगा और कैसे कैसे ये राज और भी गहरे होते जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो टाइम पर मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।